हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 4 तक पढ़ चुके थे। ये क्लास 5 है, जिसका सब्जेक्ट है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में जो भी संक्षेप वर्णन दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उससे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपने आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप में वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। ये चित्र दिया हुआ है और ये फैक्ट है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना जो 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूद रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। अब जनसंख्या का वितरण, तो ये पहले इमेज देख लीजिएगा। ये एशिया में रहने वाले जनसंख्या का एक चित्र है, जिसमें जो येलो कलर का है ये एशिया का है, जो ब्राउन कलर का है ये यूरोप महाद्वीप का है, और जो ये हल्का बैगनी कलर का है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, और ब्लू कलर का जो है मतलब आसमानी कलर का ये मध्य और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है के जनसंख्या को यह निर्धारित करता है। और ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, ये आपका उत्तर अमेरिका में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है, और ये जो हरा कलर का है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में रहने वाले लोगों की संख्या है। तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से आप पता कर सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनसंख्या वितरण। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने और बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग हैं। जैसे एशिया जो है वह उत्तर ध्रुवी पड़ता है। अब विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो ये देख लीजिएगा 10 देश, जैसे जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत और चीन। सर्वाधिक जनसंख्या चीन है, लेकिन अब नए आंकड़े के अनुसार अब चीन दूसरा स्थान हो गया है और भारत पहला स्थान हो गया है जनसंख्या के मामले में। ये आपका देश है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं देशों में विद्यमान है। और क्रियाकलाप है, ये तो क्रियाकलाप आप बाद में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन चिन्हित किया गया है। यह 2011 के आंकड़े के अनुसार दिया गया है। फिर भारत की जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व, तो पृथ्वी भूपृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया व दक्षिण पूर्वी
एशिया में है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं चित्र क्रियाकलाप, तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। हाँ, तब हम लोग पढ़ते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं, जिसमें स्थलाकृति पहला है स्थलाकृति। तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घन बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो ये स्थलकृति भी निर्धारित करती है जनसंख्या। और दूसरा है जलवायु। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल और रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। जलवायु भी निर्भर करता है। तीसरा है मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग ही, चांग जियांग और मिस्र की नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। और चौथा है जल। लोगों उन क्षेत्रों में रहने का प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवड़ी जल आसानी से उपलब्ध होता है। अगर लवण जल रहेगा तो वो मनुष्य पी नहीं सकता है। और विश्व की नदी घाटियों, घने बसे क्षेत्र में, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। खनिज अगला जो जनसंख्या निर्धारण करता है वो खनिज। तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे के खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्रों के लोगों में रहने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारक होता है दूसरा। तो आर्थिक कारक में औद्योगिक क्षेत्र रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़े संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत के मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, तो जैसे धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इनके कुछ उदाहरण हैं। और सामाजिक कारण भी हो सकता है, तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे होते हैं। उदाहरण के लिए पुणे। शब्दावली है जीवन प्रत्याशा। तो यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा की जा सकती है। इसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जैसे कि किसी देश की जो व्यक्तियों की आयु है, किसी का जो मृत्यु आयु है 61, 62, 63 या फिर 64 या 65, यानी कि 61 से लेके 65 तक, इन्हीं के बीच व्यक्ति जीवित रह सकते हैं। मतलब कि एज लिमिट, जीवन प्रत्याशा यही है। तो इसका एवरेज अगर हम बात करेंगे तो वो 63। तो जीवन प्रत्याशा कितना है? 63 वर्ष की आयु में ही व्यक्ति यहाँ की जीवन प्रत्याशा है किसी भी देश की। एक एग्जाम्पल के जरिए हमने बताया। जनसंख्या परिवर्तन हम लोग समझ लेते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ की उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोग के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्ध नहीं थे। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों में यह 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जा सकता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों की मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को आने जाने का प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं।
एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या के कारण परिवर्तन होता है। लोग एक देश से अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसे हम उत्प्रवासी लोग होते हैं। जो देश को छोड़ते हैं उसे अप्रवासी लोग कहते हैं। ये देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। तो इससे पहले जो भी बॉक्स है, ये इमेज है, इसको हम समझ लेते हैं। तो 500 ईसा पूर्व में जो जनसंख्या था वो 100 मिलियन था, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जनसंख्या में भी वृद्धि हुआ है। तो ये विश्व की जनसंख्या वृद्धि है। पहले 100 मिलियन था, अब जाकर 2025 में ये लगभग आपका हो जाएगा 8,525 मिलियन। ये देखिए जनसंख्या का निर्धारण कैसे होता है, जनसंख्या का संतुलन। यदि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होगा तो जनसंख्या वृद्धि होगा। ये देखिए जन्म दर और ये मृत्यु दर, 5 लोगों ने जन्म दिया और 2 लोगों ने की मृत्यु हुई, इसमें जनसंख्या 3 लोगों की क्या हुई, वृद्धि। यदि जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना है तो जनसंख्या एक जैसी रहती है। यदि 3 लोग जन्म लिए और 3 लोग मृत्यु, तो जनसंख्या समान रहेगी, मतलब स्थिर। जन्म दर से मृत्यु दर की अधिक होना जनसंख्या की कम होता है, मतलब कि 2 लोगों ने जन्म लिया लेकिन 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसे हम जनसंख्या की कमी कहते हैं। अब अगला क्या था हम लोगों का, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देश में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों के जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर में कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जन्म वृद्धि में थोड़ा मंद आई हुई है यूनाइटेड किंगडम में। हाँ, यहाँ पर ये मैप देख लीजिएगा। ये जो ब्लू कलर का है यहाँ पर दिया हुआ है कि अति उच्च, मतलब कि जो प्राकृतिक वृद्धि वार्षिक दर है जनसंख्या की वो उच्च है नीले कलर में, और हल्का जो ब्राउन कलर है वो उच्च है, और आदर्श हल्का ग्रीन कलर का आदर्श है जैसे ये सब, और निम्न में हल्का येलो कलर का होता है। तो देख लीजिए ब्लू कलर में जिस सर्वाधिक जो जनसंख्या विस्फोट है वो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ हिस्से में सर्वाधिक है। एशिया में जैसे कि वहाँ पर सऊदी अरब के करीब देख लीजिएगा, यहाँ पर भूटान में थोड़ा भी जनसंख्या दर है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी जनसंख्या वृद्धि दर देखी जा सकती है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं जनसंख्या संगठन। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश का आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान के अति घन बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोग भूमिका को समझने के लिए उनमें गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे के भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो पहला ही कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण में 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जो बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या दर्शाती है और मृतकों की संख्या भी दर्शाती है। जनसंख्या पिरामिड एक ऐसे आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जो आश्रित लोग 15 से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 से अधिक आयु के और आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु जो कि 15 से 65 के लोगों के आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ऐसे बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ के वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर जिसे विशेष रूप से छोटे बच्चे में कम हो रही है, वहाँ के आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था में जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा संक्षेप अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। यहाँ घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा की जन किसी राष्ट्र के भविष्य होता है। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य व उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद अभ्यास है, तो हम लोग कुछ देख लेते हैं। ये जापान का पिरामिड है जहाँ पर वृद्ध लोग अधिक पाए जाते हैं और यहाँ पर जो जन्म दर है थोड़ा कम है। और ये आपका भारत का पिरामिड है और ये केन्या का पिरामिड है। ये कुछ इमेज है। ये एक जनसंख्या का पिरामिड है। जन्म दर यहाँ पर देखिएगा ज़्यादा है चौड़ाई, जबकि मृत्यु दर जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है। और इसके बाद फैक्ट दिया नहीं है। तब हम लोग अभ्यास पर आते हैं। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण में क्या कारण है। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। चौथा क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। यह किसी देश की जनसंख्या को समझने के किस प्रकार मदद करते हैं। इसके बाद सही को चिन्हित कीजिए। तो जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, जो भी आपको लगे वो चिन्हित कर दीजिएगा। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या में परिवर्तित होता है। तो जो भी आपको सही लगे वो आप कर दीजिएगा। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी। तो जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो ये रहा ऑप्शन 3। इनमें से जो सही है आपको उत्तर देना है। और ये रहा क्रियाकलाप, तो ये उतना खास नहीं है। ये क्या है, मूल अधिकार। भारत का संविधान है, कुछ मूल अधिकार हैं, तो ये अभी हम लोग पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज जो क्लास 8 था जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक का, वो हम लोगों ने आज समाप्त कर दिया। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो क्लास 9 से स्टार्ट होगा।
क्योंकि ये क्लास 8 का लास्ट चैप्टर था, मानव संसाधन। और क्लास 9 का जो वीडियो है वो आपको आने वाले समय में मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का सभी क्लास जो कि क्लास 6 से क्लास 12 तक आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। और जो भी पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, एमजी क्लासेस विकास सर सर्च कीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना चैनल लिंक दे दूँगा, यानी कि टेलीग्राम का। वहाँ से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमेशा अपडेट रहते हैं हम लोग। और जो भी आपको परेशानी है जैसे कि वीडियो को लेकर, यदि आपको लगता है कि यह कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर अच्छा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।